आज तक की मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 62 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। मैंने बेला को घूरते हुए कहा, अब अगर तुमने बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। जब भी मौका मिलेगा इससे फायदा उठाने की कोशिश जरूर करूंगी। बेला ने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा, तुमने तो कहा था अपना दिफा करना हर शख्स का हक है। मैं आखिरी लम्हों तक अपना दिफा जरूर करूंगी। ठीक है, कोशिश करती रहो, लेकिन अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी, मैंने कहा। और फिर रत्ना की तरफ देखते हुए बोला, कोई रस्सी वगैरह तलाश करो। रत्ना ने कमरे में इधर उधर देखा और फिर बाहर चली गई। उसकी वापसी 2 मिनट में हुई। उसके हाथ में 2 रस्सियां थी। अब भी अपने दिफा का हक इस्तेमाल करोगी या शराफत से हाथ बंधवा लोगी, मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा और पलंग पर चढ़ गया। बेला ने बड़ी शराफत से दोनों हाथ पुष्ट पर बंधवा लिए। दूसरी रस्सी से मैं उसके दोनों पैर भी बांध दिए। हम यहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद किसी पुलिस स्टेशन फोन पर इतला दे देंगे और वो लोग आकर तुम्हें खोल देंगे, मैंने बेला से कहा और इधर उधर देखने लगा। मुझे किसी ऐसे कपड़े की तलाश थी जिससे उसका मुंह भी बंद कर सकूं, मगर कोई कपड़ा नजर नहीं आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर अलमारी खोली, उसमें बेला के कपड़े भरे हुए थे। स्कार्फ मिल गया। मैंने स्कार्फ का गोला बनाकर बेला के मुंह में हल्क तक ठूंस दिया। वो बुरी तरह सर पटक रही थी। मरोगी नहीं, सिर्फ चंद मिनट की बात है, मैंने कहा, और ये हमारी आखिरी मुलाकात है जिसे तुम अरसा तक याद रखोगी। आज रात मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका हूँ और तुम लोग बाल नोचते रह जाओगे। मैंने सूटकेस उठाकर रत्ना को इशारा किया। वो खूनख्वार नजरों से बेला की तरफ देखती हुई मेरे साथ ही दरवाजे से बाहर आ गई। एक बार फिर मुझे हैरत हुई, यहाँ 2 गोलियां चली थी। बेला भी बार बार चीखी थी। मुझे अंदेशा था कि कोई यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल था कि यहाँ तो फायरिंग और चीखों की आवाज बाहर नहीं सुनी गई होगी। और अगर ये आवाजें सुनकर किसी ने पुलिस को फोन भी किया होता तो पुलिस अपना रवायती किरदार अदा कर रही थी। ताखीर से जाए वारदात पर पहुंचना बरे सगीर की पुलिस का तर्ज इम्तियाज था। पोर्च में बेला की कार खड़ी थी। इग्निशन में चाबी भी लगी हुई थी। मैंने पिछली सीट का दरवाजा खोलकर सूटकेस अंदर डाल दिया और रत्ना को इशारा करता हुआ तेजी से गेट की तरफ चलने लगा। जब मैंने गेट खोला तो रत्ना कार स्टार्ट करके उस तरफ ले आई थी। कार जैसे ही बाहर निकली मैंने गेट बंद कर दिया और दौड़कर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। रत्ना ने कार गली में बाईं तरफ मोड़ ली। सामने वाली रूम के तीसरे बंगले के गेट के जेली दरवाजे में एक औरत और एक मर्द खड़े हमारी तरफ ही देख रहे थे। कार जैसे ही करीब पहुंची वो दोनों तेजी से दरवाजे के अंदर हो गए। मेरा ख्याल था उन लोगों ने बेला के बंगले से फायरिंग और चीखों की आवाजें सुनी थी और हो सकता है उन्होंने पुलिस को फोन भी किया हो और अब पुलिस का इंतजार कर रहे हो। ये सारा इलाका रिहायशी था। ऊंची नीची सड़क के दाएं बाएं बंगले थे। रत्ना कार को मुख्तलिफ गलियों में घुमाती रही। जाहिर ये इलाका पहले हमारा देखा हुआ नहीं था और मुझे अंदेशा था कि हम इन गलियों में ही घूमते हुए धर्म ना लिया जाए। रास्ता याद है ना, मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। ऐसा ना हो कि हम इन गलियों में ही भटकते रहे और किसी जगह इत्मीनान रखो। रत्ना ने मेरी बात काट दी। मुझे सारे रास्ते याद हैं। इस तरफ एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर है। मार्केट के करीब से होते हुए हम संसार चंद रोड पर निकल जाएंगे। एक और गली में मुड़ने के बाद हम शॉपिंग सेंटर में निकल आए। बेशतर दुकानें बंद हो चुकी थी, अलबत्ता 2-3 रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानें खुली हुई थी। शॉपिंग सेंटर के सामने एक छोटा सा चौराहा था। हमारी कार चौराहे पर पहुंची के सामने से पुलिस की एक जीप आती हुई दिखाई दी। रफ्तार खासी तेज थी। उस जीप पर ड्राइवर के अलावा 3 और पुलिस वाले राइफलें संभाले बैठे हुए थे। अब जल्दी से इस इलाके से निकल चलो रत्ना, मैंने मुड़कर जीप की तरफ देखते हुए कहा। इन्हें बेला के बंगले पर पहुंचने में 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। बेला के हाथ पैर खुलते ही जानूम की सारी बलाएं भी खुल जाएंगी। फिक्र मत करो, वो लोग हमारी गर्द को भी नहीं पा सकेंगे, रत्ना ने जवाब दिया। उसका लहजा बेहद पुरसुकून था। उसने कार एक और कुशादा गली में मोड़ दी और फिर हम होटल मानसिंह के करीब से होते हुए संसार चंद रोड पर निकल आए। ये बारूनक इलाका था। सड़क पर ट्रैफिक भी था। रत्ना कुछ दूर तक कार को संसार चंद रोड पर ही दौड़ाती रही और फिर सिविल लाइन के इलाके तक पहुंचने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। जैकब रोड पर जय महल पैलेस ताज होटल से तकरीबन 100 गज दूर एक सड़क के मोड़ पर रत्ना ने कार रोक ली। तुम सूटकेस लेकर यहाँ उतर जाओ, मैं इस कार को जय महल पैलेस के पार्किंग प्लाट पर छोड़ आती हूँ, रत्ना ने कहा। क्या वहां कार छोड़ना खतरनाक नहीं होगा, मैंने कहा। जाहिर है जल्द या बदेर गाड़ी का पता तो चल ही जाएगा और फिर इस इलाके में हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, रत्ना बोली। वो लोग यही समझेंगे कि हम लोग कार यहाँ छोड़कर किसी और कार या टैक्सी वगैरह पर किसी तरफ चले गए होंगे। बेला तुम्हें इतना बेवकूफ तो नहीं समझती कि तुम ये कार अपने घर के आसपास छोड़ोगे। गोया तुम एक नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल कर रही हो जो, हाँ इसे नफ्सियाती हरबा ही समझ लो, रत्ना ने मेरी बात काट दी। अब तुम देर मत करो, सूटकेस लेकर उस तरफ खड़े हो जाओ। मुझे वापस आने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। पिछली सीट से सूटकेस भी उठा लाया। कार हरकत में आ गई। होटल की तरफ खासी रौनक थी। कई बुलंदोबाला इमारतों पर न्यून साइन जगमगा रहे थे, लेकिन मैं जिस सड़क के मोड़ पर खड़ा था उससे आगे रिहायशी इलाका था और उस तरफ ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी कम थी। मैंने इधर उधर देखा। जिस जगह मैं खड़ा था उस मोड़ पर एक बहुत बड़ा बंगला था।
दीवार 4-5 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। बंगले के अंदर दीवार के साथ साथ दरख्तों की बहुतायत थी। कई दरख्तों की शाखें बाहर फुटपाथ पर झुकी हुई थी। मैं सूटकेस उठाकर चंद कदम आगे दीवार के करीब दरख्तों की झुकी हुई शाखों के नीचे खड़ा हो गया। रत्ना की कार होटल के सामने पहुंच चुकी थी और फिर वो गेट में दाखिल होकर निगाहों से ओझल हो गई। पार्किंग प्लॉट वहां से नजर नहीं आ रहा था। अब मेरे दिल में एक और खदशा सर उभार रहा था। बेला की कार बहुत कीमती थी और चिमचिमाती हुई थी, जबकि रत्ना को लिया मजमूई तौर पर ऐसा नहीं था कि उसे कार का मालिक समझा जा सकता। वो शलवार कमीज पहने हुए थी और सर पर चुंदरी थी। ये लिबास भी इतना कीमती नहीं था। इस किस्म के लिबास में आने वालों को तो ऐसे होटलों में घुसने ही नहीं दिया जाता, लेकिन रत्ना को होटल में तो दाखिल नहीं होना था। उसे तो कार पार्किंग में ही छोड़नी थी और बस। 15 मिनट गुजर गए। रत्ना को इतनी देर नहीं लगानी चाहिए थी। मेरी परेशानी बढ़ने लगी। इसी दौरान मेरे करीब से कई गाड़ियां गुजरी थी। एक टैक्सी हल्की रफ्तार से मेरे करीब से गुजरी, चंद कदम आगे जाकर रुक गई। टैक्सी की पिछली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, मगर अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने अंदर की बत्ती जला दी। वो जवान और हसीन औरत थी। उसने जिस किस्म का लिबास पहन रखा था और जैसा मेकअप कर रखा था, उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो शिकारी औरत थी। अक्सर टैक्सी ड्राइवर इस किस्म की औरतों के साथ मिलकर लोगों को फांसते हैं। कहाँ जाना है भैया? टैक्सी ड्राइवर ने खिड़की से गर्दन निकाल कर पूछा। टैक्सी का इंतजार है तो आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। नहीं भैया, मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने जवाब दिया। टैक्सी ड्राइवर उतरकर मेरे करीब आ गया। उसने पहले जमीन पर रखे हुए सूटकेस को देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुसाफिर लगते हो, कोई ठिकाना नहीं है तो हमारे साथ चलो, सर छुपाने को जगह भी मिल जाएगी और वो भी। उसने टैक्सी में बैठी हुई औरत की तरफ इशारा किया। एक नंबर माल है, तुमसे ज्यादा पैसे भी नहीं लेंगे, जो जी में आए दे देना। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा, सर माते हो? टैक्सी ड्राइवर ढिठाई का मुजाहरा करते हुए बोला। परदेसी हो, बदमाश हो या पुलिस के हाथों लग गए तो लुट जाओगे। हमारा साथ चलो, रात भर ऐश करोगे, करीब जाकर देखो बाल कैसा है। मैंने कहते हुए जेब से पिस्तौल निकाल लिया। ड्राइवर मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर चौंक गया। ठीक है भैया, वो पीछे हटते हुए बोला। जबरदस्ती तो नहीं है ना? मैं तो तुम्हारे भले को कह रहा था। ये लौंडिया तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है भैया। वो टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी एक जोरदार झटके से आगे बढ़ गई। मैं होटल की तरफ देखने लगा। रत्ना का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। यहाँ खड़े रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता था। मुझे यकीन था कि बेला ने हाथ पैर खुलते ही सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर को हमारे बारे में इतला दी होगी और रेडियो पर शहर भर में पुलिस की पेट्रोलिंग कारों को हमारे बारे में खबरदार कर दिया होगा और हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी। मैं यहाँ अंधेरे में खड़ा वैसे ही मशकूक लग रहा था। अगर इस तरफ से कोई गुजरती हुई पुलिस की गाड़ी ने देख लिया तो शामती आ जाएगी। मैंने इधर उधर देखा। बंगले की दीवार 4 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। मैंने सूटकेस उठाकर दीवार पर रखा और फिर खुद भी दीवार पर चढ़कर आहिस्तेगी से दूसरी तरफ कूद गया। उस तरफ आगे बहुत वसी लान था और उसके दूसरी तरफ बंगले की इमारत थी, जिसके बरामदे में बल्ब जल रहा था। बदम सी रोशनी अगरचे यहाँ तक भी पहुंच रही थी, मगर गुंजान पौधों की वजह से बेरोशनी की जद में आने से महफूज था। मैं दीवार के ऊपर से दूसरी तरफ जानता रहा। रत्ना अभी तक होटल से बाहर नहीं आई थी। मुझे अंदेशा था कि वो किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। 5 मिनट और गुजर गए। अब मुझे रत्ना के बारे में वाकई तशवीश होने लगी थी। एक मरतबा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि सूटकेस वही पौधों में छोड़ दूं और खुद जाकर मालूम करूं। मैं भी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि दूर से रत्ना को आते देखकर इत्मीनान का सांस लिया। मैं वहीं खड़ा रहा। इत्तफाक से उसी वक्त 3-4 गाड़ियां आगे पीछे इसी तरफ घूम गई, इसलिए मैंने दीवार से बाहर आना मुनासिब नहीं समझा। गाड़ियों के आगे निकलते ही रत्ना उस जगह पहुंच गई और इधर उधर देखने लगी। उसी वक्त एक और कार तेज रफ्तारी से वहां से गुजरी। उसके हेडलैम्प्स की रोशनी में रत्ना के चेहरे पर नुमायां तौर पर तशवीश नजर आ रही थी। रत्ना, मैं यहाँ हूँ, मैंने सरगोशी में पुकारा। रत्ना आवाज की तरफ घूम गई, मगर मुझे फिर भी नहीं देख सकी। मैंने सूटकेस उठाकर दीवार पर रख दिया और खुद भी ऊपर चढ़कर फुटपाथ की तरफ कूद गया। डब की आवाज सुनकर रत्ना उछल पड़ी। ओह, मैं तो डर ही गई थी कि तुम कहाँ गायब हो गए। रत्ना बोली, मगर तुम इधर क्यों छुप गए थे? मैंने शिकारी औरत और टैक्सी ड्राइवर का किस्सा सुनाया, फिर बोला, मुझे यहाँ ना पाकर क्यों डर गई थी? ये तो नहीं सोच लिया था कि मैं सारा माल लेकर भाग गया हूँ। ऐसे गंदे ख्यालात मेरे दिल में नहीं आ सकते। रत्ना ने कहा, मुझे तुम पर इतना ही एतमाद है जितना अपने आप पर। बहरहाल अब यहाँ से चलो। होटल के पार्किंग में जरा सी गड़बड़ हो गई थी। ऐसा ना हो कि लोग मेरी तलाश शुरू कर दें। ओह, ये पूछना तो मैं भूल ही गया था, तुम वहां सिर्फ गाड़ी खड़ी करने गई थी। इतनी देर कैसे लग गई? मेरी गाड़ी वहां खड़ी हुई एक और गाड़ी से टकरा गई थी, जिससे उसका हेडलैम्प टूट गया। रत्ना बता रही थी। पार्किंग के निगरान लड़के को तो मैंने पटा ही लिया, मगर उसी वक्त गाड़ी का मालिक भी पहुंच गया। वो तो शायद मेरी माजरत कबूल करके दरगुजर कर देता, मगर उसकी बीवी बड़ी हराफा निकली। वो किसी तरह जान छोड़ने को तैयार ही ना थी। 5000 रुपए दंड तलब कर रही थी। इस बात पर बात बढ़ती रही और कुछ लोग भी जमा हो गए। आखिरकार मैं ये कहकर वहां से निकली हूँ कि अपनी मालिका को बुला कर लाती हूँ।
वो शायद यही समझ रहे हैं कि मैं कार छोड़कर भाग नहीं जाऊंगी। मैंने कहा था कि अपनी मालका को फोन करके बुलाती हूँ। जाहिर है मैं वापस तो नहीं जाऊंगी और हो सकता है वो हमारी तलाश शुरू कर दे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने मजीद कोई सवाल किए बगैर सूटकेस उठाया और तेजी से एक तरफ चलने लगा। सूटकेस खासा वजनी था। मैं उसे कभी एक हाथ में मुंतकिल करता और कभी दूसरे हाथ में। पार्क की तरफ जाने के लिए हमें होटल जैब पैलेस की बगली गली से गुजरना पड़ता, लेकिन रत्ना ने वहां की जो सूरत बताई थी उसके पेश नजर उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए हम एक और सड़क पर घूम गए और बंगलों के दरमियान गलियों में घूमते हुए पार्क की पिछली तरफ निकल आए। इतने पुरहंगाम मरहलों से गुजरने के बाद अब मुझे एक बात का ख्याल आ रहा है। रत्ना ने चलते चलते कहा, वो क्या? मैंने पूछा। बिना कि हमने ये चेक ही नहीं किया कि ये सूटकेस वही है या कोई और ये कि ये जिस दौलत के लिए हमने इतनी जान खतरे में डाली थी वो इसमें है या नहीं। ये ख्याल तो मुझे भी नहीं आया। मैंने कहा, सूटकेस तो वही है और वजनी भी है। मेरा ख्याल है वो सब कुछ इसी में मौजूद होगा जो तुमने रखा था। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? रत्ना ने कहा, ये सूटकेस बेला ने खुफिया जगह पर छुपा कर रखा हुआ था। अगर इसमें वो सब कुछ ना होता तो इसे इतनी हिफाजत से ना रखती। मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, बहरहाल अब तो हम ये कर ही चुके हैं। इसमें अगर दौलत की बजाय पत्थर भरे हो तो हमारी किस्मत, अगर पत्थर हुए तो इन्हीं पत्थरों से बेला का सर फोड़ दूंगी। रत्ना ने कहा, मैंने भी तय कर लिया है कि यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, अपनी दौलत लेकर ही जाऊंगी। दौलत हासिल करने के चक्कर में ख्वाह जान चली जाए। मैंने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं। रत्ना ने गोया फैसला खुद लहजे में कहा। मैंने इस वक्त खामोशी बेहतर समझी। हम पार्क के गिर्द चक्कर काटते हुए एक तरफ निकल आए, जहां यशवंत के क्वार्टर की पिछली तरफ आईनी जंगले की सलाखें मुड़ी हुई थी। इस वक्त रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और इस सड़क पर सन्नाटा था। इसकी दूसरी तरफ बंगलों की गलियों में भी सन्नाटा तारी था। हम जंगले में से गुजरकर क्वार्टर के अगबी सेन से होते हुए अंदर आ गए। मेरा ख्याल था शिशावरी और यशवंत सो चुके होंगे, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर बल्ब जलने की मदम सी रोशनी भी बाहर से नजर आ रही थी। हमारे कदमों की चाप सुनकर यशवंत फौरन ही बाहर आ गया। कौन है भैया? हम है यशवंत। मैंने कहा। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी। हम कमरे में आ गए। शिशावरी चारपाई पर लेटी हुई थी। वो हमें देखकर अंदर आ गई। कहाँ रह गए थे तुम लोग? हम तो परेशान हो गए थे। यशवंत काका तो समझ रहा था कि तुम लोग रास्ता भटक गए हो। शिशावरी ने कहा, रास्ता तो नहीं भटके। मैंने सूटकेस जमीन पर रखते हुए कहा। आगरा के रहने वाला एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ कुछ देर हो गई। यशवंत काका, मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। पहले पानी और फिर चाय को दिल चाह रहा है। यशवंत काका तुम्हें पानी पिला देगा और चाय मैं बनाती हूँ, शिशावरी कहते हुए चारपाई से उतर गई। यशवंत ने बरामदे में रखे हुए मटके में से गिलास भर के मेरे हाथ में दे दिया। मैं इस वक्त वाकई बहुत शिद्दत से प्यास महसूस कर रहा था। एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। रत्ना को भी प्यास लग रही थी, लेकिन उसने खुद ही उठकर पानी पी लिया। यहाँ सोने का बंदोबस्त हम लोगों ने कुछ यूं कर रखा था कि शिशावरी और यशवंत काका तो उस कमरे में अपनी अपनी चारपाइयों पर सोते थे। दूसरे कमरे में पहले तो एक छलंगा सी चारपाई हुआ करती थी। हम चूंकि उनकी नजरों में मियाँ बीवी थे, इसलिए 2-4 रोज तो मैंने और रत्ना ने एक ही चारपाई पर गुजारा किया। फिर मैंने यशवंत काका से बाजार से बांध की एक और चारपाई मंगवाकर उस कमरे में डलवा ली। वो कमरा किचन का काम भी देता था और मैं और रत्ना सोते भी वहीं थे। और इस वक्त शिशावरी चाय बनाने के लिए उसी कमरे में गई थी। तुम्हें नींद आ रही है यशवंत काका? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें तो सुबह जल्दी उठना होता है, तुम सो जाओ, हम अपने कमरे में चले जाते हैं। यशवंत को वाकई नींद आ रही थी। वो सुबह 6 बजे से पहले उठकर पार्क में चला जाया करता था और रात को सोता भी जल्दी था। आज हमारी वजह से वो अभी तक जाग रहा था। यशवंत कुछ कहे बगैर अपनी चारपाई पर लेट गया। मैंने रत्ना को इशारा किया और खुद भी सूटकेस उठाकर दूसरे कमरे में आ गया और सूटकेस एक चारपाई पर रख दिया। शिशावरी इस वक्त दस्तूर पर खोलते हुए पानी में चाय की पत्ती डाल रही थी। यशविंदर काका को नींद आ रही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, हाँ वो जल्दी सो जाता है, आज तुम लोगों की वजह से जाग रहा था। शिशावरी ने कहा। 10 मिनट में चाय तैयार होगी। उसने मैं चाय दी और खुद भी एक मग लेकर रत्ना के साथ चारपाई पर बैठ गई। बेला का पता हमने शिशावरी के जरिए लगाया था। उसे हमने असल बात तो नहीं बताई थी, सिर्फ ये बताया था कि हमने कन्या कुमारी को बदमाशों से बचाने की कोशिश की थी, जिस पर ये लोग हमारे भी दुश्मन हो गए। इनके हाथों कन्या कुमारी के मारे जाने के बाद हम उसकी मौत का बदला लेना चाहते थे। कन्या कुमारी के नाम ही से उसने हमें अपने पास पना दी और बेला के बारे में मालूमात हासिल करने पर तैयार होगी। शिशावरी ने अभी तक सूटकेस के बारे में कुछ नहीं पूछा और ना ये दरियाफ्त किया कि हमारा कौन सा जानने वाला मिल गया था जिसकी वजह से इतनी देर होगी। लेकिन सुबह जब अखबार में बेला के बंगले पर हंगामे और उसकी मुलाजमा के कत्ल की खबर छपेगी तो उसमें हमारी असलियत के बारे में भी बहुत कुछ लिखा होगा। ऐसी सूरत में जाहिर है शिशावरी हम पर शुबा करेगी। हम कई रोज से यहाँ रह रहे थे। इसी दौरान शिशावरी की बातों से मैं अंदाजा लगा चुका था कि वो पूरी तरह बातिल है। उसके साथ मादी में जो कुछ हुआ था वो कोई टकी छपी बात नहीं थी। उसके साथ बहुत ज्यादतियां हुई थी। उसके पति को जिंदा जला दिया गया और उसकी दादरसी की बजाय पुलिस ने उसी को अपने शोहर के कत्ल के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की थी।
वो इंसाफ के लिए भागी फिरी थी, लेकिन उसे कहीं से इंसाफ नहीं मिला था और वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी। शिशावरी का ताल्लुक मध्य प्रदेश के एक मुतवस्त दर्जे के बाइज्जत घराने से था। काम की तलाश में शमला पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात बनाटा से हुई। फिर उन्होंने शादी कर ली, जिस पर उसके घर वाले नाराज हो गए। वो अपने शोहर के साथ जयपुर आ गई, लेकिन यहाँ भी बटाना के घर वालों ने उसे कबूल नहीं किया। वो अपने शोहर से भी हाथ धो बैठी। इस तरह वो ना घर की रही और ना घाट की। वो जवान और हसीन थी। बहुत से लोगों ने उसकी मजबूरी से फायदा उठाने की कोशिश की थी, मगर वो अपने आप को बचाती रही। उसके हुस्न और शबाब से फायदा उठाने के लिए वक्ती तौर पर सहारा देने वाले तो बहुत थे, लेकिन हमदर्द और मुखलिस कोई न था। ऐसे में यशवंत ने उसे सहारा दिया और उसे बेटी बनाकर अपने घर ले आया। इस सारी सूरत को पेश नजर रखते हुए मैं सोच रहा था कि अगर उसे असल बात बता दी जाए तो शायद वो पूरी तरह हमारा साथ देने पर आमादा हो जाए। लेकिन एक खदशा ये भी था कि हमारी असलियत से आगाह होने के बाद वो हमें पुलिस के हवाले ना कर दे। फौरी तौर पर हमारा इस शहर से निकलने का इरादा नहीं था। मेरे ख्याल में कम से कम हफ्ता 10 दिन तक तो हमारी तलाश का हंगामा जारी रहेगा, और जाहिर है कि इसी दौरान हम बाहर नहीं निकल सकते थे। लिहाजा मैंने फैसला किया कि किसी वक्त शिशावरी को एतमाद में लेकर उसे असल बात बता दी जाए। ये सूटकेस कैसा है? आखिरकार शिशावरी ने पूछ लिया। बात दरअसल ये है कि आगरे वाले जिस दोस्त से हमारी मुलाकात हुई थी, उसके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है। मैंने कहा, बहुत से लोग जो किसी होटल में कमरा नहीं ले सकते, रेलवे स्टेशन के आसपास चारपाई होटलों में 2 रुपए देकर रात भर के लिए चारपाई हासिल कर लेते हैं, लेकिन सामान रखने की जगह नहीं होती। मेरा वो जानने वाला भी ऐसे ही गरीब आदमी है। उसने अपना ये सूटकेस हमारे हवाले कर दिया। 1-2 दिन बाद जब वो वापिस आएगा तो सूटकेस ले जाएगा। शिशावरी ने मजीद कुछ नहीं पूछा। रत्ना ने उसे बातों में उलझा भी लिया। मैं भी खामोश बैठा चाय की चुस्कियां लेता रहा। 2:30 बज गए। शिशावरी बार बार जमाइयां लेने लगी और आखिरकार उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी उठकर बाहर आ गया। शिशावरी ने अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं कुछ देर बरामदे में खड़ा रहा और फिर कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया। 10-15 मिनट तक मैं और रत्ना सरगोशी में बातें करते रहे। फिर रत्ना ने सूटकेस अपने सामने रख लिया और इसे खोलने की कोशिश करने लगी। सूटकेस लॉक था और जाहिर है चाबी हमारे पास नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा। कमरे के कोने में जहां यशवंत काका की साइकिल खड़ी थी, वहां साइकिल का एक टूटा हुआ पहिया भी पड़ा था। मैंने उस पहिए में से एक तार निकाल ली और सूटकेस के ताले खोलने की कोशिश करने लगा। ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। चंद सेकंड बाद ही दोनों ताले खुल गए और फिर जैसे मैंने ढकना उठाया, रत्ना की आंखें चमक उठी। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। हमारी मेहनत रायगान नहीं गई थी। सूटकेस में ऊपर रत्ना के कपड़े तय किए हुए रखे हुए थे। रत्ना बेसब्री से कपड़े उठा उठा कर एक तरफ रखने लगी। उसका चेहरा दमक रहा था। करेंसी, नोटों की गड्डियां, जेवरात और वो तमाम चीजें मौजूद थी जो इसमें रखी हुई थी। मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बेला ने ये सूटकेस खोलकर नहीं देखा था। उसे जूं का तूं रख दिया था और मेरा ख्याल अगर बेला इसे खोलकर देख भी लेती तो इसमें से कोई चीज ना निकालती। भगवान का शुक्र है सब कुछ मौजूद है, कुछ भी गायब नहीं। रत्ना ने कहा, यह मसला भी हल हो गया। अब क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। बेला पागल हो रही होगी, रत्ना ने कहा। वो हमारी तलाश में जमीन आसमान एक कर देगी। कई रोज तक तो हम घर से नहीं निकलेंगे। मेरा ख्याल है चंद रोज हमें यहीं पर दुबके रहना पड़ेगा। हंगामा जरा कम हो तो यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्या ये सूटकेस यहाँ महफूज रहेगा? रत्ना बोली। सूटकेस को कोई खतरा नहीं। हम दोनों 24 घंटे यहाँ मौजूद होंगे। दोनों ना सही, एक तो रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल में शिशावरी को एतमाद में लेकर उसे असल बात बता देनी चाहिए। इसमें शुबा नहीं कि शिशावरी अब तक काबिल एतमाद साबित हुई, लेकिन वो भी शायद कन्याकुमारी के हवाले से वो यही समझ रही है कि हम उसकी कदर का बदला लेने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर उसे असल बात बता दी जाए तो शायद उसका रवैया कुछ मुख्तलिफ हो। इसलिए मेरे ख्याल में खामोश ही रहो। देखो, हमारी असलियत का पता तो उसे चल ही जाएगा। मैंने कहा, आज बेला के बंगले में जो कुछ भी हुआ है वो कल के अखबार में छप जाएगा। बेला हमारी पूरी कहानी अखबार में छपवा देगी और अपनी मुलाजमा के कत्ल का इल्जाम भी हमारे खाते में डाल देगी। शिशावरी को अखबार के जरिए हमारे बारे में पता चलेगा तो बात मुख्तलिफ होगी। हो सकता है वो हमसे बदनन हो जाए और हमारे खिलाफ कोई कदम उठा बैठे। इसलिए क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि उसे एतमाद में लेकर बता दिया जाए? तो फिर सुबह देखा जाएगा। अब तो वो सो गई होगी और मुझे भी अब नींद आ रही है, रत्ना ने कहा। नींद तो मुझे भी आ रही है, मैंने कहा और सूटकेस बंद करके चारपाई के नीचे रख दिया। मैंने एक बार फिर उठकर दरवाजे का कुंडा चेक किया। ये 2 पार्ट का दरवाजा था जिसके अंदर की तरफ जंजीर वाला कुंडा लगा हुआ था, लेकिन जंजीर ढीली थी। दरवाजे के पट्टों में खला रह जाता था और अंदर हाथ डालकर कुंडा आसानी से खोला जा सकता था। अलबत्ता कुंडे में एक मुड़ा हुआ सरिया फंसा दिया जाता था। हिफाजती नुक्ता नजर से ये निजाम भी इस तरह बेकार रह जाता था कि बाहर से एक मामूली सी टक्कर से दरवाजा टूटकर अंदर गिर सकता था, लेकिन यहाँ में फिलहाल किसी के हमले का खदशा नहीं था। इसके अलावा कमरे की पिछली दीवार में कदरे ऊपर चंद ईंटें निकली हुई थी। उस सुराख से कोई आदमी दाखिल तो नहीं हो सकता था, मगर ईंटें उखाड़ कर सुराख को बड़ी आसानी से कुशादा किया जा सकता था।
ये चीजें मैंने पहले भी नोट की थी, लेकिन उस वक्त इतनी संजीदगी से नहीं सोचा था। और अब चूंकि हमारे कमरे में वो सूटकेस मौजूद था जिसमें कई लाख की नकदी और लाखों रुपए मालियत के सोने के जेवरात भरे हुए थे, इसलिए मुझे बड़ी शिद्दत से आदम तहफ्फुज़ का ख्याल आ रहा था। रत्ना के ज़हन में भी शायद कोई ऐसी बात होगी, इसलिए वो भी नींद में बार बार बेचैनी से करवटें बदल रही थी। मैं भी नींद में कुछ बेचैन रहा था। यशवंत काका सुबह 6 बजे उठकर पार्क में चला जाया करता था। उस वक्त लादादा लोग जॉगिंग और हवाखोरी के लिए पार्क में आते थे। बाद लोग दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर पौधों को भी नुकसान पहुंचाया करते थे, और बाद लोग फूल तोड़कर गुलदस्ते बनाने के चक्कर में रहते थे। और ये यशवंत काका की ड्यूटी थी कि पार्क में आने वाले लोगों को ऐसी हरकतों से बात रखे। वो 7 बजे तक वापस आ जाता, उस वक्त तक दूसरे माली आ जाते। यशवंत काका नाश्ता करके 7:30 बजे फिर पार्क में चला जाता। 8 सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में कैरोसिन लैंप जल रहा था। मैंने इधर उधर देखा, फिर उठकर दरवाजे की खिला से बाहर झांका। यशवंत काका बाहर जा रहा था। मैं दोबारा चारपाई पर लेट गया। उस वक्त 6 बजे थे और मैं जानता था कि 7 बजे के करीब शिशावरी भी उठ जाएगी और इस कमरे में आकर नाश्ता करेगी। मैं 1 घंटे तक ऊँगता रहा और फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनकर मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। वो शिशावरी थी। उसने हस्बे मामूल मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अंदर आ गई। मैंने दरवाजा खुला ही रहने दिया और चारपाई पर लेट गया। शिशावरी ने स्टोव जलाया और चाय बनाने की तैयारी करने लगी। रत्ना इस वक्त गहरी नींद में थी। रात भर की बेचैनी के बाद नींद ने उसे दबोच रखा था। मैं चारपाई पर करवट के बल लेटा शिशावरी की तरफ देखता रहा। उसने इस वक्त लहंगा और चोली पहन रखी थी। सर पर चुन्नी भी नहीं थी और इस वक्त वो बहुत निकली निकली लग रही थी। पहले रोज जब मैंने शिशावरी को देखा तो वो बहुत उजड़ी लग रही थी। बीमारी ने भी उसे निचोड़ कर रख दिया था। उसका हुस्न गारत हो गया था, लेकिन सेहतयाब होने के बाद उसका हुस्न निखर आया था। आंखों में चमक और गालों पर सुर्खी नजर आने लगी थी। वो वाकई ही बहुत हसीन थी। शिशावरी ने रत्ना को जगा दिया। रत्ना ने चारपाई पर बैठे बैठे कुली की और चाय की चुस्कियां लेने लगी। शिशावरी चौकी पर बैठी चाय पीती रही। चाय पीने के बाद मैं बाहर आ गया। सुबह की ताजा हवा बड़ी मई लग रही थी। ये बहुत खूबसूरत शानदार पार्क था। मेरा भी दिल चाहता था कि सुबह सवेरे हवाखोरी के लिए पार्क में निकला करूं, मगर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। थोड़ी देर बाद रत्ना भी कमरे से बाहर आ गई। वो कुछ देर बाद पास खड़ी रही और फिर क्वार्टर के पिछली तरफ चली गई जहाँ टॉयलेट बना हुआ था। उसके 2-3 मिनट बाद शिशावरी बाहर आ गई। उसने इधर उधर देखा और कुछ कहे बगैर आंगन का टाट वाला पर्दा उठाकर चली गई। शिशावरी की वापसी तकरीबन 5 मिनट बाद हुई। उसके हाथ में गुलाब की करी थी। करीब पहुंचकर उसने कुछ कहे बगैर कुली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने कुली लेते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। शिशावरी के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। इस वक्त रत्ना को आते देखकर मैं शिशावरी का हाथ छोड़ दिया। रत्ना ने मेरी ये हरकत देख ली। उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैं नाश्ता बनाऊं, यशवंत काका आने वाला होगा, शिशावरी कहते हुए अंदर चली गई। क्या बात है, बड़े प्यार से फूल पेश किए जा रहे हैं, रत्ना ने मेरे करीब आकर सरगोशी में कहा। उसके होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैंने यहाँ बाड़ में से वो कली देखी थी, मैंने बात बनाते हुए कहा, और मैंने शिशावरी से कहा था कि वो कली मुझे ला दे। तुम्हारी नजर कलियों पर ही पड़ती है, रत्ना बोली। कोई और मौका होता तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लेती और इसके भी हाथ तोड़ देती। लेकिन वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, लेकिन रात को मैं देर तक इस मामले में सोचती रही हूँ। अगर शिशावरी को हमारी असलियत का पता चल गया तो मुमकिन है वो हत्थे से उकड़ जाए। इसलिए बेहतर यही है कि उसे एतमाद में ले लिया जाए। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों में ये चक्कर कब से चल रहा है, लेकिन ये अच्छा मौका है। अगर वो खुद ही जाल की तरफ आ रही है तो फांस लो उसे। इस तरह उसकी जबान बंद हो जाएगी। बड़ी गंदी बातें करने लगी हो, मैंने उसे घूरा। कभी कभी ऐसी बातें भी करनी पड़ती हैं, रत्ना ने कहा। नाश्ते के बाद मैं कुछ सौदा लाने के बहाने मार्केट चली जाऊंगी। उस वक्त यशवंत काका भी नहीं होगा। तुम दोनों तन्हा हो गए, कोशिश करना वो तुम्हारे जाल में फंस जाए। मैं कुछ कहना चाहता था कि यशवंत काका को आते देखकर खामोश हो गया। उसके हाथ में चंपा के फूल थे। करीब आकर उसने फूल रत्ना की तरफ बढ़ा दिए। लो, तुम्हारे लिए लाया हूं। रत्ना ने फूल ले लिए। यशवंत काका अपने कमरे में चला गया। मैंने मुस्कुराते हुए रत्ना की तरफ देखा। अब क्या कहोगी, क्या समझू इसे? कब से चल रहा है ये सिलसिला और क्या मानेंगे इसके? बस बस, रत्ना ने मुझे टोक दिया। बस बस, रत्ना ने मुझे टोक दिया। तुम शिशावरी से इश्क की पींगे बढ़ा रहे हो तो क्या इस बूढ़े को कोई हक नहीं है? मेरे दिल से बेचार क्या का निकल गया। रत्ना भी हंसने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद शिशावरी नाश्ता तैयार करके कमरे में ले आई। पहले जब वो इस वक्त नाश्ता तैयार करती थी तो हम सो रहे होते थे। आज कई दिनों बाद हम नाश्ते के लिए उठ बैठे। नाश्ता करने की थोड़ी देर बाद यशवंत अपनी घास काटने वाली मशीन और खुरपियां वगैरह लेकर चला गया। 9 बजे के करीब रत्ना भी मार्केट जाने के लिए तैयार होगी। मैं भी अच्छी तरह जानता था कि रात वाले वाकये के बाद रत्ना का इस तरह बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। वो चुनरी सर पर इस तरह उड़ती थी कि घूंघट सा बन जाता था और चेहरा तकरीबन चुप कर रह जाता। वैसे भी इस शहर में बेला के सिवा हमें कौन पहचानता था।
और रत्ना के ख्याल में आज तो उसका बाहर जाना और भी जरूरी था ताकि मुझे और शिशावरी को खुद खेलने का मौका मिल जाए। रत्ना के जाने के बाद बरामदे में मैं चारपाई पर बैठा रहा और शिशावरी अपने कामों में मसरूफ रही। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि यशवंत आ गया। वो आमतौर पर दोपहर 1 बजे के करीब खाना खाने के लिए ही आता था। आज यकीनन कोई खास बात थी जो इस वक्त आ गया था। शिशावरी बेटा, वो कमरे में दाखिल होते ही बोला, मैं म्यूनसिपालिटी के दफ्तर जा रहा हूँ, हम सब मालियों को बड़े साहब ने बुलवाया है, आने में देर हो जाएगी, परेशान मत होना। अच्छा काका, शिशावरी ने कहा। अच्छा वो तुमने बता दिया, उसने यशवंत को कुछ पैसे भी दे दिए थे ताकि दोपहर को खाने को कुछ ले आए। यशवंत के जाने के बाद हम दोनों अकेले रह गए, गोया मेरे लिए मैदान साफ था। मैं बरामदे से उठकर अपने कमरे में चारपाई पर नींद दराज हो गया। कुछ देर बाद शिशावरी किसी काम से कमरे में आई तो मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक गिलास पानी तो पिला दो। शिशावरी पानी ले आई। पानी पीकर मैंने गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैं दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली। शिशावरी का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया, लेकिन उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मैंने आहिस्ते से उसे अपनी तरफ खींचा तो वो मेरे ऊपर आती चली गई। रत्ना ने ठीक ही कहा था कि मेरी मामूली सी कोशिश शिशावरी को पके हुए फल की तरह मेरे पास ले आएगी। मुझे हैरत भी थी कि शिशावरी इस कदर आसानी से मेरी झोली में किस तरह आन गिरी थी। मैंने तो आज सुबह पहली मर्तबा ऐसी नजरों से उसकी तरफ देखा था, लेकिन वो शायद पहले ही कुछ तय किए बैठी थी और इशारा पाते ही देर हो गई। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और फिर बाहर आहट सुनकर शिशावरी एकदम मुझसे अलग हो गई और तकरीबन उसी वक्त बाहर से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी।